हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडब्ल्यू क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आज हम चल रहे हैं फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर सेकंड पर। अब हम बात करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कैसे लगता है, कब लगता है, फ्रिक्शन बढ़ने से क्या होता है, फ्रिक्शन घटने से क्या होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर मतलब इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सारे चीज के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने काइनेटिक फ्रिक्शन पर उसका फार्मूला हमने निकाला था, फिर हमने उस पर न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस किया था। ठीक, अब हम चलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमने काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों नाम से इसको बोला सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन पे। समझ रहे हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया था। ठीक, अब हम चलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन पर। ठीक है, अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है वो आपको बताया गया था। ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि जब कोई बॉडी मूव करने के पहले वाली कंडीशन, मान लीजिए बॉडी आपके रेस्ट में है, उसको आप फोर्स लगा के मूव करना चाहते हो, लेकिन आपके फोर्स कम लगाने पर वो बॉडी मूव नहीं कर पा रही। तो जब फोर्स आप कम लगा रहे हो तो उसके जो उसमें फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उसी को बोलते हैं, एक जो फोर्स उसके बीच में जनरेट हो रहा है उसी को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक बार मैं चेक कर लूं, देखिए ऊपर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? चलिए, समझ रहे हैं? ठीक है, अब आपको पता है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता था, ठीक है, वो कांस्टेंट होता था। लेकिन जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसे आप एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? एफ एस से। ये आपकी वेरिएबल है। कैसी है? वेरिएबल है। मतलब ये आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन ये क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है कि ये अपने हिसाब से खुद को एडजस्ट करती है, मतलब ये सेल्फ एडजस्टिंग है। स्टैटिक फ्रिक्शन आपकी सेल्फ एडजस्टिंग है। कैसी है? सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, अब देखिए, जब स्टैटिक फ्रिक्शन आपका वेरिएबल है, सेल्फ एडजस्टिंग है, तो जो वेरिएबल है इसका मतलब इसका कोई फार्मूला है ही नहीं। कोई फिक्स होता तो उसका फार्मूला निकलता, जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता था तो इसका हमने फार्मूला निकाल लिया था, एफ के बराबर में म्यू के एन, ये हमको मिला था। ठीक है, लेकिन जब स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा कांस्टेंट है ही नहीं, ये वेरिएबल है, ये खुद को एडजस्ट करता है, सेल्फ एडजस्टिंग है, तो इसमें कोई भी फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये जीरो भी हो सकता है, जीरो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। समझ रहे हैं? एफ एल मतलब है आपका, एफ एल को आप बोलते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन। कल ही आपको बताया गया था, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब अगर आप इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज्यादा फोर्स लगा दिए तो आप बॉडी को मोशन में ला लो, लेकिन अगर इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आपका फोर्स आपने लगाया, ठीक है, तो आप बॉडी को मूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ सीधी सी बात जान लीजिए कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो वेरिएबल होता है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है इसका, अपने आप को एडजस्ट करता है। लेकिन जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन था वो कांस्टेंट रहता है। एक बार बॉडी मूव करके मोशन में आके तो उसका जो फ्रिक्शन लगेगा उस बॉडी पर कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। इसलिए हमको वहां पर फार्मूला मिल गया था, वहां पर हमको फार्मूला मिला था एफ के बराबर में म्यू के एन, यही मिला था। लेकिन इसका कोई भी फार्मूला नहीं होता है। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक फार्मूला होता है। जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसका फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है हमारा? इसका फार्मूला है हमारा, चलिए, एफ एल बराबर में म्यू एन। ये क्या है? अब कहीं कहीं एन होता है, ये एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, कहीं कहीं आर भी होता है, कैपिटल आर भी। ठीक है, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला। समझ लीजिए, फिर समझ लीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है।
अगर मान लीजिए कोई बॉक्स है, जैसे ये देखिए ये आपका बॉक्स है, आपने बॉक्स रखा है, थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हो, ठीक, इसकी एक लिमिट होगी, मतलब फ्रिक्शन की एक लिमिट होगी। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर दो, हमने देखिए अभी रेस्ट में था, थोड़ा सा फोर्स हमने लगाया, ये नहीं मूव कर रहा है, लेकिन इसका मतलब इसकी एक कोई ना कोई, जैसे हमारी भी एक सीमा है, आपकी भी एक सीमा है, सबकी एक लिमिट होती है, तो इसकी भी एक लिमिट है फ्रिक्शन की। अपने आप ये देखिए दोनों सरफेस के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो इस फ्रिक्शन की भी एक लिमिट होती है, उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर हम इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा दे तो बॉडी कहाँ आ गई, मोशन में आ गई। लेकिन अगर इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी हमारी रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन यही होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका यही होता है कि बॉडी हमारी मूव करना चाहती है लेकिन मूव नहीं कर पाती, मतलब मूव करने के पहली वाली कंडीशन होती है या फिर मूव करने वाली होती है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, जीरो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम ही होती है। अगर आपकी जो आपका फोर्स है, जो आप किसी बॉडी को फोर्स लगा रहे हो, अगर आपका वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा दिए तो अब ये जो फ्रिक्शन होगा इसको आप बोलोगे काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी कैसी आ गई, मोशन में आ गई। तो बॉडी जब मोशन में आ जाएगी तो हमको क्या मिलेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, फर्स्ट जान लीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई भी फार्मूला नहीं होता है। ठीक, चलिए अब देखिए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका सरफेस है, इस पर आपने बॉक्स रखा, मान लीजिए बॉक्स का वेट है आपका 3 kg। ठीक है, मान लीजिए बॉक्स का वेट कितना है, 3 kg है। ठीक है, अब ये आपका बॉक्स का क्या है, वेट है, आपने इसको म्यू एस दिया गया है, कितना दिया है आपने, मान लीजिए 0.3 दिया है। ठीक है, इस पर हमने फोर्स, मान लीजिए इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, मान लीजिए इस पर हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। ठीक है, इसको हम 5 मीटर फोर्स लगा के हम खींच रहे हैं, तो हमको फाइंड करना है, आपको बताना है फाइंड फ्रिक्शन। हमको फ्रिक्शन फाइंड करना है पहला, दूसरा हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर इस बॉडी पर जो म्यू एस की वैल्यू है वो क्या है हमारा 0.3 है। ठीक है, म्यू एस क्या है आपका, म्यू एस क्या है आपका, म्यू एस आपका है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस की वैल्यू क्या है, 0.3 है। आप इस बॉक्स को या फिर इस ब्लॉक को 5 न्यूटन की फोर्स लगा के खींच रहे हो। ठीक है, तो इस बॉडी पर हमको फ्रिक्शन बताना है। अब आपको पता है अगर बॉडी को आगे साइड, फॉरवर्ड साइड खींच रहे हो तो बैकवर्ड क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके मोशन को रोकेगा, ये फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब इसी फ्रिक्शन को हमको बताना है, फ्रिक्शन आखिर लगेगा कितना, मतलब फ्रिक्शन कितना फोर्स लगा के इसको रोकेगा, रोकना चाहेगा, वही हम निकालते हैं। मतलब हम निकालेंगे एफ, लिमिटिंग फ्रिक्शन हम निकालेंगे, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमको निकालना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है हमारा, एफ एल बराबर में म्यू एस एल। ठीक है, अब अगर हमको एफ एल मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है तो म्यू एस तो हमको दिया गया, लेकिन एल मतलब नॉर्मल रिएक्शन हमको चाहिए। तो हम इस ब्लॉक का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, इस ब्लॉक का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये 3 kg है तो आपको नीचे मिलेगा 3g, ऊपर मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो आपको पता है इन वर्टिकल मोशन आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, पीछे इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपने इसको किया था। तो अपवर्ड बराबर डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, n बराबर में आपको मिलेगा 3g, आपको n यहां से देखने को मिलेगा 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। ठीक है, तो एफ एल बराबर म्यू एस की वैल्यू क्या है, 3 है, इनटू में n की वैल्यू क्या है वो निकाला में 30, मल्टीप्लाई करेंगे आपको यहां से मिलेगा एफ एल बराबर में 9 न्यूटन, 9 न्यूटन। इसका मतलब जो हमको पीछे फोर्स मिली है वो कितनी मिली है, हमको जो एफ एल मिला वो कितना मिला था, यहाँ पर 9 न्यूटन मिला। अब आप बताइए, ठीक है,
अब आप बताइए, कोई बॉडी रेस्ट में थी, उसको हम 5 न्यूटन फोर्स लगाकर खींचने लगे, उसको हम 5 न्यूटन फोर्स लगाकर खींचने लगे, बॉडी यहाँ पर है, मान बॉडी यहाँ रखी गई, उसको हम 5 न्यूटन फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, वो रेस्ट में स्टैटिक मतलब रुकी हुई थी, स्टेशनरी थी, रुकी हुई थी वो, उसको हम क्या कह रहे थे 5 न्यूटन फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, तो उसको हम खींच रहे हैं, उस पर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट हो रही है, वो 9 न्यूटन की लग रही है, समझ रहे हैं। अगर आगे 5 न्यूटन लग रहा है और जो हमें हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना लग रहा है 9 न्यूटन लग रहा है, इसका मतलब बॉडी जो रेस्ट में थी उसको हम आगे खींच रहे हैं तो वो पीछे भाग रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा होता है रियल लाइफ में? ऐसा होगा? ये कोई बॉक्स कोई ब्लॉक है वो रखा हुआ रेस्ट में है, आप उसको फोर्स लगा खींचो, खींचने के आप खींच रहे हो लेकिन खींचने के बजाय वो पीछे जा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। मतलब इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, अगर आप 9 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दो, मान लीजिए, समझ रहे हैं, अगर आप 9 न्यूटन ज्यादा फोर्स लगा दो तो बॉडी मोशन में आएगी, वरना मोशन में नहीं आएगी। तो इसमें होगा क्या कि एक्चुअल में क्या बॉडी पीछे भागने लगेगी? क्या नहीं भागेगी ना। होता क्या है, अभी आपने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन कैसी फ्रिक्शन है? सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। जब हमारा जो देखो ये हमारी क्या है, ये अप्लाइड फोर्स है, जो हमने फोर्स लगाई है, कैपिटल एफ मतलब आप जानिए, कैपिटल एफ हमारा जो है वो क्या है, हमारा अप्लाइड फोर्स है। कैसे फोर्स है? अप्लाइड फोर्स है। कैपिटल एफ हमारा क्या है? अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। अगर आपका अप्लाइड फोर्स एफ लिमिटिंग से छोटा हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा हो आपका एफ, तो उस कंडीशन में आपका जो अप्लाइड फोर्स होता है, उस कंडीशन में आपका जो अप्लाइड फोर्स एफ होता है वो बराबर हो जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा है, किस नेचर का है? ये सेल्फ एडजस्टिंग है। कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग है। कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग है। तो यहां से अब आपको ये 9 न्यूटन नहीं रहेगा, ये 9 न्यूटन नहीं रहेगा, एफ एस आपको मिलेगा, कितना मिलेगा? ये 5 है तो ये भी आपको 5 मिलेगा, 5 न्यूटन। तो दोनों जगह 5 न्यूटन, इसका मतलब बॉडी कैसी है? रेस्ट में। समझ रहे हैं? समझ पाया? ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट करती है। अगर मान लीजिए ये होता 10 न्यूटन तो ये भी अगर ये बॉडी रेस्ट में, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें लग रहा है 10 न्यूटन। अगर ये होता 15 न्यूटन, फिर भी बॉडी अगर रेस्ट में होती, समझिए अभी वैसे मत समझिए, ठीक है, इस पर वैल्यू मत जाइए, एक्चुअल समझिए। अगर बॉडी 15 न्यूटन होती और आपको एफ लिमिटिंग मिलता कितना? 20 न्यूटन। अगर आपको एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मिलता 20 न्यूटन, तो बॉडी क्या करती? स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके 15 ला देती, फिर ये बॉडी कैसे रहती? रेस्ट में होती, ठीक है। इसीलिए बोला गया है स्टैटिक फ्रिक्शन को कि ये जो फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप को एडजस्ट करती है, ठीक है। समझ में आया? ये था आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पर बॉक्स मान लीजिए 5 kg का है, ठीक है। ये बॉक्स आपका 5 kg का, इस पर हमने फोर्स लगाया है कितना? 10 न्यूटन का, ठीक है। और आपको म्यू एस दे दिया जा रहा है 0.3 न्यूटन का, सॉरी 0.3, ठीक है। आपको ये कितना देखिए कांस्टेंट है तो कोई यूनिट लगेगा नहीं, 0.3 जा रहा है, 3 दिया जा रहा है। आपसे वही पूछेगा, पहला आपको फाइंड करना है फ्रिक्शन। कौन से फ्रिक्शन होगा? फ्रिक्शन को हम फाइंड करते हैं किससे? मतलब अभी देखिए आप फ्रिक्शन में लिख रहा हूँ बस, अब आपको पता नहीं है कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। इसको हम जब लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं तब हमको पता चलता है कि ये स्टैटिक है कि लिमिटिंग है, सॉरी स्टैटिक है कि काइनेटिक है। दूसरा आपको फाइंड करना है एक्सीलरेशन। अब देखिए अगर वो बॉडी पिछला वाला क्वेश्चन जान लीजिए, अगर वो बॉडी रेस्ट में थी, इसका मतलब वहां पर एक्सेलरेशन क्या था? 0 था, ठीक है। चलिए यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। हमको लिमिटिंग निकालना पड़ेगा, तो एफ एल क्या होता है हमारा? म्यू एस एन होता है, तो हमको एन चाहिए, तो एन निकालेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका। हमको मिलेगा नीचे 5G, ऊपर मिलेगा हमको एन, तो एन हमको मिलता है, एन हमको मिलेगा एन बराबर में 5G, अपर बराबर डाउनवर्ड, कितना हमको मिला? 50 न्यूटन। कितना मिला हमको? 50 न्यूटन। तो एफ एल हो गया, म्यू एस क्या है हमारा? 0.3 है,
ये कितना है 50, मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको एफ एल मिलेगा 15 न्यूटन। कितना मिला 15 न्यूटन। इसका मतलब आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मिल रही है वो क्या मिल रही है 15 न्यूटन। तो अभी फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया, हम खींच रहे हैं 10 न्यूटन से, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है 15 न्यूटन। इसका मतलब क्या बॉक्स पीछे चला जाएगा, नहीं जाएगा। होता क्या है, अब इसमें होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको एडजस्ट करके आपको स्टैटिक फ्रिक्शन मिल जाएगा 10 न्यूटन का। कितना मिल जाएगा 10 न्यूटन का मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यही क्वेश्चन था आपका, इसमें आपको दे दिया जाए 20 न्यूटन। कितना दिया जाए 20 न्यूटन। आपने निकाला क्या 15 न्यूटन निकाला, आपको एफ एल मिला कितना 15 न्यूटन। ठीक है, एफ एल कितना मिला 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन पीछे लग रहा है, आगे कितना लग रहा है 20 न्यूटन। तो 5 न्यूटन के फोर्स से ये आगे जाता है, क्योंकि 20 में 5 माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा। तो 5 न्यूटन के फोर्स से बॉडी आगे मूव करती रहेगी। तो कैसा फ्रिक्शन होगा, मतलब कैसा फोर्स, मतलब ये 20 न्यूटन है। अगर आप फ्रिक्शन की बात करेंगे, बॉडी कैसी आगे मोशन में आगे, क्योंकि आगे जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो ज्यादा लग रही है। कितना है 20 है, और पीछे जो इस बॉक्स का लिमिटिंग फ्रिक्शन जो लिमिट है वो क्या है 15 है। तो हमने 15 को क्रॉस करके 20 ले लिया है। तो अब क्या होगा, अब बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो जब मोशन में आ जाएगी उसमें क्या लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट रहता है, आपको पता है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब अगर मान लीजिए सेम इसी क्वेश्चन के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ 10 था ना, यहाँ 10 था, ठीक है, यहाँ 10 था। तो आपको यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ पर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टिंग है, तो आपको यहाँ पर 10 न्यूटन मिल गया। इसका मतलब 10 न्यूटन इधर भी और 10 न्यूटन इधर भी। तो बॉडी कैसी है, बॉडी आपकी है रेस्ट पर। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो आपका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा 0। तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है 0। ठीक है, बॉडी रेस्ट में है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0। ओके, समझ में आया। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए। जैसे कपड़ा कहाँ गया, ला 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 ला। तेरे उत्ते मरना तेरा देखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए 3rd नंबर, ठीक, ये बॉक्स आपका 4 kg का, आपको इस बार मिले फ्रिक्शन, मतलब जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या लग रही है 10 न्यूटन का। आपको म्यू एस दिया जाए कितना, म्यू एस आपको दिया जाए 0.2। ठीक है, मान लीजिए आपको म्यू को भी इस बार दिया गया, म्यू की आपको दिया जाए 0.3, ये दिया गया हो। ठीक है, आपसे पूछे फर्स्ट फाइंड फ्रिक्शन आपको फाइंड करना है, कैसा फ्रिक्शन है। सेकंड आपको बताना है फाइंड एक्सीलरेशन, आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप फ्रिक्शन को फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालोगे। सबसे पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला लगाएंगे, एफ एल बराबर में म्यू एस एन। तो आपको एन चाहिए तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका। ये आपको नीचे मिलेगा 4g, ऊपर मिलेगा n। तो n बराबर आपको मिलेगा 4g, g की वैल्यू दी 10 तो आपको मिलेगा 40 न्यूटन। ठीक है, तो म्यू एस की वैल्यू क्या है 0.2 इंटू में n क्या है आपका 40, कितना है 40, मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 8 न्यूटन। ये क्या मिला आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको मिल रही है 8 न्यूटन और आपने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन। तो बॉडी अब 2 न्यूटन के फोर्स से आगे मूव करेगी। तो मतलब फोर्स तो आपको मिलेगा, मतलब 2 न्यूटन के फोर्स से बॉडी आगे मूव करेगी। ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो आपको अगर बॉडी मूव कर रही है इसका मतलब आपको फ्रिक्शन क्या मिलेगा, अगर बॉडी मूव कर रही है फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन मिलेगा आपको मिलेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। कैसा मिलेगा
काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला लगाइए, F बराबर में ma मास इनटू एक्सेलरेशन। F क्या है आपका, 10 से आप आगे जा रहे हो, पीछे आपको 8 से खींच रहा है। मास क्या है 4, एक्सेलरेशन a, 2 आ गया, ये क्या है 4 है, इंटू में a, डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलता है। एक्सेलरेशन आपको क्या मिला 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बार आपको एक्सेलरेशन देखने को मिला। क्यों मिला, क्योंकि इस बार आपने जो फोर्स लगाया था वो लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा था। ठीक है, समझ रहे हैं, ये है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे जो भी क्वेश्चंस बनते थे वो आपका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए, ये रही हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन पे जो है न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, मतलब हमारा थ्योरेटिकल टाइप है, थ्योरेटिकल टाइप है कि आखिर फ्रिक्शन क्यों होता है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, तो इसमें दो मेथड होते हैं, पहला है आपका क्लासिकल मेथड या फिर ओल्ड मेथड बोल सकते हैं, क्लासिकल मेथड आप बोल सकते हैं। पहला मेथड है, या फिर आप कह सकते हैं पहले ओल्ड तरीके से क्या देखा जाता था, दूसरा भी मॉडर्न तरीका क्या था उसका। ठीक है, पहला आपका है कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कारण। ये थ्योरेटिकल है इसलिए इसको आपको समझा दिया जाएगा, बस लिखा नहीं जाएगा। कॉज ऑफ फ्रिक्शन पहला क्या है, क्लासिकल, क्लासिकल मेथड लिख सकते हैं। दूसरा है मॉडर्न मेथड, क्लासिकल को आप ओल्ड बोल सकते हो, मॉडर्न मेथड। ये दो मेथड हैं, एक क्लासिकल है, दूसरा क्या है मॉडर्न। कहा गया, ठीक है, ये मेथड आपके होते हैं। ठीक, अब ये क्लासिकल मेथड क्या है, मॉडर्न मेथड क्या है, आखिर ये तो है थ्योरेटिकल पार्ट, लेकिन फिर भी आपको बता दिया जाएगा, आपको बता देते हैं, फिर समझ लीजिए, बाकी बुक से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इंक, इसको इंक पिला दो, फिर चलते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये क्लासिकल मेथड क्या है, मॉडर्न मेथड क्या है, ये देखते हैं, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पहले हम क्लासिकल मेथड देख लेंगे, पहले हम क्लासिकल मेथड देख लेंगे, फिर हम मॉडर्न मेथड देखेंगे, फिर हम चलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आखिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है वहां पर आपको लिखाया जाएगा, बाकी ये सारी चीजें बताई जा रही है पढ़ के। ठीक है, क्लासिकल मेथड होता क्या है, देखिए बुक में लिखा गया है, द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच सीम्स टू बी स्मूथ फ्रॉम आवर नेक्ड आई, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, जो हमने कल आपको बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे आंखों से देखने पर स्मूथ दिखता है, उसमें थोड़ी सी भी रफनेस नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट इरेगुलर ड्यू टू प्रोजेक्शन एंड डिप्रेशन, मतलब जैसे देखिए क्लासिकल मेथड यही है। ठीक है, क्लासिकल मेथड ये है कि जो मतलब जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा बोर्ड है, किसी भी सरफेस को अपनी इन आंखों से देखने, मतलब ये हमारी आंखें सिर्फ और कुछ ना हो, इन आंखों से देखने पर हमको फील होता है, लगता है कि ये जो सरफेस हमारा है एकदम स्मूथ है, थोड़ी सी भी इसमें रफनेस नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी खुरदरापन नहीं है। ठीक है, लेकिन क्लासिकल मेथड हमें ये बताता है कि इसमें एक्चुअल में इसमें रफनेस होता है। क्लासिकल मेथड हमें यही बताता है कि कितनी भी स्मूथ सरफेस क्यों ना हो, उसमें रफनेस पाई जाती है, और वो रफनेस हमको दिखती है किससे, हाई माइक्रोस्कोपिक, मतलब कोई हाई, मतलब हाई पावर का माइक्रोस्कोप अगर हम यूज करते हैं तो इन सभी जो जो हमको चिकने एकदम स्मूथ ऑब्जेक्ट दिखते हैं, एकदम स्मूथ है, हम कहते हैं एकदम स्मूथ है ये, लेकिन अगर हम हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखें तो वो रफनेस हमको जरूर दिखेगा, लेकिन हमारे इन आंखों से नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं, ठीक है, ये है हमारा क्लासिकल मेथड, यही था क्लासिकल मेथड। मतलब उन्होंने ये बताया था क्लासिकल मेथड हमारा है, मान लीजिए हमारा, अब आपको पता है फ्रिक्शन कब हमको मिलता है, फ्रिक्शन कब मिलता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर रखा चलता है, फिर इसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है।
ठीक है। देखिए मान लीजिए अभी क्लासिकल मेथड क्या बोल रहा है, कोई भी कितना चिकना ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, कितना स्मूथ ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, उसमें रफनेस पाई जाती है। तो मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट ये ए है, मान लो ऑब्जेक्ट हमारा बी है, ए ही ले लो, ऑब्जेक्ट हमारा ये मान लो ए है। अब इसमें थोड़ा बहुत रफनेस है ही, इसको कुछ इस तरीके से बना के दिखाया गया है, ये थोड़ा बहुत रफनेस, देखिए ये माइक्रोस्कोपिक लेवल आपको दिखाया गया है, ठीक है। इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा जाता है, मतलब जैसे जैसे ठीक है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट बोर्ड हो गया, ये भी चिकना सा और ये भी चिकना सा लग रहा है, इसको ऊपर हम रखते हैं, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी भी रफनेस नहीं, लेकिन एक्चुअल में रफनेस होती है, और वो रफनेस हमको दिखेंगे कैसी, हाई माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो हमको दिखेगा। तो ये कुछ इस शेप से, मतलब इस डिजाइन से आपको बना हुआ दिखेगा वो, ठीक है। इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा जाता है, मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बी। तो इसमें होगा क्या कि ये कुछ इस तरीके से इंटरलॉक होता है। क्लासिकल थ्योरी यही बताती है, क्लासिकल थ्योरी यही बताती है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इनमें इररेगुलरिटीज होते हैं, मतलब इनमें रफनेस पाई जाती है, और वो रफनेस कुछ इस तरीके से इंटरलॉक होती है, मतलब एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाएंगे। जब इंटरलॉक होंगी तो ये जब बॉडी आगे मूव करना चाहेगी तो ये मतलब जब मूव करके पीछे तरफ एक फोर्स लगेगा, वही फोर्स उसको धक्का मार के आगे भेजती है, ठीक है। फ्रिक्शन लग रहा है तभी बॉडी मूव कर पा रही है, फ्रिक्शन ना लग रहा है बॉडी मूव ना कर पा रही, मतलब फ्रिक्शन की वजह से आप आसानी से चल पा रहे हो। कोई भी कार वगैरह होती है इसी तरीके से होता है। टायर, ये मान लीजिए टायर है किसी भी व्हीकल्स का और ये रोड है, ठीक है, तो उनके बीच में कुछ ऐसा शेप होता है, ये क्लासिकल मेथड ने बताया, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी बोल सकते हैं या फिर मॉडर्न थ्योरी या फिर कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको मतलब इस तरीके से डिजाइन में आपको बना के दिखाया गया है क्लासिकल थ्योरी में कि ये ऐसा कुछ इंटरलॉकिंग पर्पस रहेगा। इसी तरीके से आप क्लासिकल थ्योरी होता है। क्लासिकल थ्योरी ये कहता है कि जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगा, क्लासिकल थ्योरी कहता है कि जितना ज्यादा एरिया एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगता है। क्लासिकल थ्योरी हमको ये कहता है कि जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आता है उतना ज्यादा हमको फ्रिक्शन मिलता है। इसीलिए होता क्या है कि सिंपल जानिए कि जो आपके पास साइकिल है, बाइक, कुछ भी व्हीकल्स, कार वगैरह होती है, ठीक है, उनमें जो टायर होता है, टायर में रफनेस होता है। क्या होता है? रफनेस होता है। तो रफनेस होने की वजह से उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से वो कार चल पाती है रोड पे, ठीक। जब टायर पुराना हो जाता है उसमें उसका रफनेस खत्म हो जाता है तो ब्रेक मारने की जल्दी रुकते नहीं, स्लिप कर जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। ये क्लासिकल थ्योरी कहना है। क्लासिकल थ्योरी का कहना है कि एरिया डिपेंड करता है, कितना एरिया दोनों बॉडी, कितना एरिया दूसरे से कांटेक्ट में है। अगर ज्यादा कांटेक्ट में होगा ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा बॉडी मूव कर सकेगी आराम से, ठीक है। ये कहता है क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। समझ रहे हैं? क्लासिकल थ्योरी कहना है अगर एरिया ज्यादा लगेगा, एरिया ज्यादा होगा तो हमको फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ये क्लासिकल थ्योरी थी। क्लासिकल थ्योरी की एक लिमिटेशन भी थी, क्लासिकल थ्योरी की एक लिमिटेशन भी थी। लिमिटेशन क्या थी कि जैसे क्लासिकल थ्योरी करें, मान लीजिए ये आपका टायर है कुछ तरीके से, कुछ ऐसे आगे दिखता है ना, मान लीजिए ऐसे होता है, और यहाँ आपको रेफरेंस ऐसे दिखता रहे, ऐसे रेफरेंस अपने टाइप का बना रहता है। ऐसे रफनेस होता है ना। तो जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में होता है उतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है। ये इसका कहना था कि अगर फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए तो आपको एरिया ज्यादा कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। लेकिन ये फेल कहाँ किया कि मान लीजिए ये आपका टायर था, ये आपका टायर था, अब टायर हो गया आपका पुराना, टायर हो गया आपका पुराना। जैसे ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये पूरा एरिया है, एरिया एकदम चिकना सा है, और एक हमारा ये है, ठीक है। अब इसमें और इसमें देखिए दोनों का एरिया आधा कांटेक्ट में आ रहा है ना एक दूसरे से, क्योंकि देखिए दोनों एकदम स्मूथ है और ये भी स्मूथ है, तो एरिया जो एरिया में ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है एक दूसरे से, ठीक है। अगर यही थोड़ा सा ऊपर नीचे हम करते तो एरिया कांटेक्ट में कम आता, लेकिन यहाँ ज्यादा आ रहा है। ज्यादा एरिया होने की वजह से भी इसलिए फ्रिक्शन कम हो रहा है। एरिया देखिए, एरिया तो यहाँ कांटेक्ट में ज्यादा है, लेकिन फ्रिक्शन क्या हो रहा है? यहाँ कम हो रहा है। देखिए देखिए, ज्यादा एरिया टच में है ना एक दूसरे से, लेकिन फ्रिक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहीं पर फेल करता है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के जो लिमिटेशन है, जो ड्रॉबैक है, जो फेलियर है क्लासिकल थ्योरी, यही है
क्लासिकल थ्योरी ये कहती थी कि एरिया ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, लेकिन ये बाद में पता चला कि एरिया डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्शन, एरिया कम भी रहेगा तो भी फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा। होगा यही फेल कर जाता है, एरिया ज्यादा होता है तो भी फ्रिक्शन कम होता है। ये होता है क्लासिकल थ्योरी का लिमिटेशन। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडर्न थ्योरीज को। थ्योरी लिख लीजिए, क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, अब बात आती है मॉडर्न थ्योरी की। मॉडर्न थ्योरी हमें ये बताती है, ठीक है, जैसे ये आपका बॉक्स है कुछ इस तरीके से, मतलब बॉक्स है, सॉरी, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, वो है बी ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखोगे, इसने कांटेक्ट में, तो इसमें ज्यादा, इसमें देखो ये इतना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, ये कांटेक्ट, लेकिन इसमें कांटेक्ट में सिर्फ इतना सारा ये मॉडर्न थ्योरी ये थी। मॉडर्न थ्योरी ये बताती है कि हमारा एरिया प्रेफर नहीं करता है कि एरिया ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पर देखिए एरिया कम है तो भी फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, देखिए फटाफट बताते हैं आपको क्या होता है हमारा मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द फ्रिक्शन अराइज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू सरफेस एट पॉइंट ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट। मतलब ये है कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब यहाँ पर कांटेक्ट है, यहाँ पर दोनों सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट में है, तो जो उसमें फ्रिक्शन आता है, अराइज आता है वो एक्चुअल में आता है स्ट्रॉन्ग एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से आता है। जैसे आपके पास, जैसे ये मान लीजिए कुछ भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है, इस ऑब्जेक्ट एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर बनता है, तो एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस कम होने की वजह से उसमें स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट होता है। तो उसी तरीके से यहाँ एरिया कम होने की ही वजह से उसमें स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट होने से वो ऑब्जेक्ट स्लिप कर जाते हैं, स्लिप करने के बाद उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यही कहते हैं, देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट ए इज प्लेस्ड ओवर अनदर बी, जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा ए है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट बी रखी गई हो, ठीक है, then due to irregularities in their surface actual contact take place only at few point। तो इनमें जो एक्चुअल कांटेक्ट है वो बहुत ही कम जगह पर कांटेक्ट है, यहाँ है, बहुत कम जगह पर कांटेक्ट है। ठीक है, thus the area of actual contact surface is much smaller than the apparent area। अब इस जो खाली एरिया है इसके हिसाब से ये जो एरिया टच किया गया है ये बहुत कम है। ठीक है, यही बता रहा है इसमें, at that contact point the distance between two molecules atom is small enough so they exert very strong attraction force between them। मतलब देखिए ये बहुत छोटी सी जगह है, ये इतने जगह कंपैरिजन में ये जो एक जगह है बहुत कम है, तो इस जगह कम होने की वजह से इसके लिए पर्याप्त है, मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स को बनने के लिए इतनी थोड़ी सी जगह पर्याप्त होती है। तो इसी थोड़ी सी प्लेस के छोटे से जगह में वो वेरी स्ट्रांग फोर्स क्रिएट करता है, और वही वेरी स्ट्रांग फोर्स क्रिएट होकर उसमें फ्रिक्शन जनरेट कर देता है। देखिए आगे क्या है, स्मॉल इनफ सो द एक्सर्ट वेरी स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। उनके बीच में बहुत स्मॉल, मतलब एरिया तो स्मॉल, लेकिन उनके बीच में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही स्ट्रांग फोर्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, as a result of it molecular bonds are formed at point of contact when a force is applied on body A then these molecular bonds oppose sliding, this opposition is static friction। मतलब इन जब जगह कम है, जगह कम होने की वजह से इनमें जो मतलब इनके एटम्स के बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होती है और इसमें फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। अब फ्रिक्शन क्रिएट होता है, इसीलिए आप बॉडी को अगर उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाते हैं, इसलिए बॉडी मूव नहीं करती है, क्योंकि उनमें वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ रहे हैं, थोड़ी सी जगह होने के बावजूद भी थोड़ी सी जगह होने के बावजूद ही क्या होता है, थोड़ी सी जगह होने के बावजूद ही इसमें बहुत स्ट्रांग फोर्स क्रिएट होती है, और वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की होती है, जिससे अगर आप इसको थोड़ा सा धक्का दोगे तो बॉडी मूव नहीं करती है, जब आप इसके लिमिट को क्रॉस कर दें तभी बॉडी मूव करती है। समझ रहे हैं, उसी को आप बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ये था मॉडर्न भी कोई सीधी बात ये कहना था, उसका कहना ये था कि
हमारा जो फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है किस पर, कि उनके बीच में जो जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, जो फोर्स क्रिएट हो रहा है अट्रैक्टिव, तो वो ज्यादा होना चाहिए। समझ रहे हैं, वो ज्यादा होना चाहिए। इसलिए आप देखिए जो मतलब जो बड़े बड़े चक्के जैसे बड़ी बड़ी व्हीकल्स हैं उनमें जो टायर होता है, टायर में रफनेस, रफनेस मतलब समझ रहे, उनका जो एरिया कांटेक्ट होता है वो बहुत कम टच होता है। जैसे टायर का ट्रैक्टर का जो टायर होता है उनमें देखोगे तो ज्यादा ज्यादा जगह खाली रहता है, बाकी थोड़े थोड़ा जगह जो होता है मतलब छोटा छोटा सा जगह ही सरफेस टच करता है, उनमें रफनेस ज्यादा होता है। रफनेस का मतलब कि उनमें जो एरिया कांटेक्ट है ये क्या होता है, कम होता है। ये था मॉडर्न, ठीक है, मतलब मॉडर्न थ्योरी हमें यही बताता है कि एरिया कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। समझ रहे हैं, ठीक है, ओके, ज्यादा नहीं, बुक पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर। किस पे चलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर, ठीक है। चलिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मान लीजिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम दिखाते हैं थीटा से, इसे दिखा रहे हैं, थीटा से दिखा रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, देखिए, जब कोई बॉडी मूव करने वाली हो, जब कोई बॉडी मूव मूव कर नहीं रही, मूव करने वाली हो, तो उस कंडीशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, सॉरी, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल, जैसे देखिए ये आपका सरफेस है, ठीक है, इस पर आपने बॉक्स रखा है, ठीक है, बॉक्स पर आपने फोर्स लगाया, पीछे आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रिएट मिलेगी, एफ एल मिलेगा आपको, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन आपको मान लीजिए आपको ऊपर मिलता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, समझ रहे हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में एक रिजल्टेंट क्रिएट होगा, नॉर्मल रिएक्शन और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच एक रिजल्टेंट क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये बॉडी जब आपकी मूव करने वाली हो, जस्ट अबाउट टू मूव, समझ रहे हैं, जस्ट अबाउट टू मूव, जब ये बॉडी मूव करने वाली उस कंडीशन में, मान लीजिए कि हमारा रिजल्टेंट ये मिल रहा है, टर्म मिल रहा है, रिजल्टेंट जो हमको मिल रहा है वो उसको हम दिखा रहे हैं, चलिए पी से दिखाते हैं, मान लीजिए उसको हम पी से दिखा रहे हैं, ठीक है, रिजल्टेंट को हम पी से दिखा रहे हैं। तो जब बॉडी हमारी मूव करने वाली हो उस कंडीशन में इस रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, इस रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ रहे हैं, जब बॉडी हमारी मूव करने वाली हो, मूव ना करे, मूव करने वाली हो मतलब कि उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करने वाली ही हो, उस कंडीशन में इस लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें, ठीक है, जो हमको रिजल्टेंट देखने को मिलेगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में उस कंडीशन पर जो एंगल फॉर्म होगा वही होता है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसको अगर इस तरीके इसको हम इधर बना सकते हैं, अगर ये एफ एल है ये, तो ये एफ एल यहाँ भी होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है, दोनों डिस्टेंस सेम, ठीक है। अगर आप यहाँ से tan थीटा निकालोगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये एंगल है तो ये हुआ परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका एफ एल है, बेस क्या है आपका, बेस आपका ये साइड हुआ क्या है, एन है, ठीक है। tan थीटा लिखिए बराबर एफ एल का फॉर्मूला क्या होता था, म्यू एस एन, और नीचे एन है ही, एन से एन डिवाइड, बचा क्या, सिर्फ tan थीटा और म्यू एस, ठीक है। यहां से थीटा रोको, थीटा रोक दिया, आपको मिला tan इनवर्स म्यू एस, ये मिलता है आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या मिला, ये म्यू एस है, म्यू एस, इसी को आप कहते हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। लिख सकते हैं डिफिनेशन, द एंगल फॉर्म बिटवीन, लिख देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, डिफिनेशन लिख देते, द एंगल
the angle formed between, इसको आप चाहे बोल दो कि इनका जो टोटल रिएक्शन होगा वो यही होगा, इसका जो रिजल्टेंट यानी जो टोटल रिएक्शन होता है वो यही होता है। तो देखिए द एंगल बिटवीन टोटल रिएक्शन क्या है हमारा P है, एंड नॉर्मल रिएक्शन क्या है हमारा कैपिटल N है, is known as क्या है हमारा, is known as एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यही है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कैसे मिलता है कि जब बॉडी हमारी जस्ट मूव करने वाली हो। अब आप कहोगे यहाँ पर हमने स्टैटिक एफ एस क्यों नहीं लिया, एफ एस हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि बॉडी हमारी जस्ट मूव करने वाली है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन यहाँ लग रही है वो उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है, इसलिए हमने यहाँ एफ एल लिया इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिला, यहाँ हमने tan थीटा लगाया परपेंडिकुलर, बेस ये हमारा बेस क्या है एन है, एन लिया हमने। ठीक है, और हमने कैंसिल किया, हमको मिला tan थीटा बराबर म्यू एस, थीटा को हमने लगा इसलिए चला गया है tan इनवर्स में। ये क्या है हमारा tan इनवर्स है, ध्यान दीजिए हमारा tan इनवर्स है म्यू एस, यही हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा क्या था हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये थी आपकी डिफरेंसेस। ओके ठीक है, तो पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम कवर करेंगे एंगल ऑफ रिपोज फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा रहेगा वो रहेगा एंगल ऑफ रिपोज पर, रिपोज एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, और फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर इसको फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।